दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह, जिसको माना जाता है कि पिछले एक दशक के सर्वश्रेष्ठ डीजीपी रहे हैं। अब ये लाइन जब मैं कहूंगा तो कई रिटायर्ड डीजीपी को बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि अब लोग कहते हैं कि 1917 के बाद 2025 तक, जब तक सुलखान सिंह साहब डीजीपी थे, तब तक उत्तर प्रदेश में पुलिस ईमानदारी से, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, पुलिस ईमानदारी से और बिना किसी दबाव के काम कर रही थी। ये मेरे को अब कई लोग कहते हैं, विपक्ष के नेता भी कहते हैं। सुलखान सिंह आज साहब, आपको मैंने आज इसलिए जोड़ा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बड़े विवादों में है। एक तो गाजीपुर की घटना, जिस तरह से वहां पे एक दिव्यांग उपाध्याय जी की जान चली गई पुलिस की लाठीचार्ज में। पहले परिवार ने कुछ बोला, मुख्यमंत्री की शिकायत की, मुख्यमंत्री से कहा कि हमको उम्मीद नहीं कि सरकार में न्याय मिलेगा। फिर कुछ दबाव पड़ता है, लोग कहते हैं तमाम अधिकारी जाते हैं, कुछ नेता जाते हैं, उनको बुलाया जाता है मुख्यमंत्री आवास, और मुख्यमंत्री आवास से आने के बाद ही जो पीड़ित परिवार है उसकी भाषा बदल जाती है। तो सर, ये लगातार पुलिस विवादों में क्यों फंस रही है? आप तो लगातार इस चीज के लिए पुलिस को आगाह करते रहे। इस मामले में अभी एसआईटी दर्ज हुई, कोई केस तो दर्ज हुआ नहीं है किसी पुलिस वाले के खिलाफ। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की गतिविधियां बढ़ रही, जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो प्रदर्शनकारियों पे और पीड़ितों पर ही प्रहार कर दे रही है? जी नमस्कार आलोक जी। दरअसल ये बात मैंने कई महीना पहले एक बार कही थी कि पुलिस जो है सत्ता के इतने ज़्यादा दबाव में है कि वो भ्रमित हो रही है कि क्या करें क्या ना करें। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें तो कार्रवाई हो जाती है, ना मेंटेन करें तो कार्रवाई हो जाती है। तो इसमें ये दिक्कतें इसलिए आ रही हैं ज़्यादातर। जो अभी गाजीपुर से पहले मैं आपको एक घटना बता दूं, ये कुछ दिन पहले घटना अभी हुई थी यहाँ एक मेडिकल कॉलेज में, बाराबंकी में मेरे ख्याल में पड़ता है वो, रामस्वरूप मेडिकल कॉलेज या कोई कॉलेज है। नहीं, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वहाँ पर ये बीजेपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जाकर वहाँ हंगामा किया। अब जब कोई वायलेंस करता है, अनलॉफुल असेंबली वहाँ पैदा हो जाती है, हिंसा करने लगते हैं, तो पुलिस के पास उसको डिस्पर्स करने का एक ही तरीका है, वो मिनिमम वो है लाठीचार्ज का। उससे नीचे कोई ऐसा नहीं है पुलिस के पास जिससे भीड़ को हटाया जा सके। अब उसमें लाठीचार्ज, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। पुलिस वालों को लगता है तो क्या करें भाई, कि क्या केवल बीजेपी वालों के खिलाफ छूट दे दें और बाकी पे कार्रवाई करें। गाजीपुर में भी यही हुआ, वहां भी बीजेपी के ही लोग वहां धरना और प्रदर्शन में हिंसा कर रहे थे, तो लाठीचार्ज तो करना ही पड़ेगा। लाठीचार्ज में जाति हो गई, क्या हुआ ये बात अलग है, मुझे घटना के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। अभी आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि अभी कल या परसों ताल कटोरा में या कहाँ पे वहां थाना घेर लिया बीजेपी के लोगों ने जाकर के, लखनऊ में। हाँ, ये तो अक्सर ये घटनाएं कई जगह हो रही हैं। तो अब इस पे बताइए पुलिस करे तो करे क्या? जो है पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन रहे भाई कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है आपको, और पार्टी अपने लोगों को कंट्रोल करे। ये तो कोई बात नहीं हो सकती कि सरकारी दल है तो उसको छूट मिल जाएगी हिंसा करने की और बाकी लोगों को नहीं छूट मिलेगी, ऐसा नहीं किया जा सकता जो है। तो ये इसको करना जरूरी होगा, और मेरा मानना है कि इसमें सरकार को क्लियर लाइन रखनी चाहिए कि क्या घेराव, हिंसा, तोड़ फोड़ ये बर्दाश्त करेंगे आप? अगर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बल प्रयोग होगा, और बल प्रयोग होता है तो उसमें मृत्यु भी हो सकती है, चोट लग सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ये अलग बात है, देखा जाए कि लाठीचार्ज नियमानुसार हुआ, ज्यादा तो नहीं हो गया, क्या हुआ, वो अलग चीजें हैं। लेकिन और रास्ता क्या है पुलिस के पास, बताइए। अभी एक कहीं कोई विधायक जी गए थे, वो उन्होंने डॉक्टर साहब का शीशा तोड़ दिया मेज का, उनसे बदतमीजी कर रहे थे। ये तो रोज ही हो रहा है चारों तरफ। अभी मैं एक दिन देख रहा था, एक कोई विद्यार्थी परिषद के नेता हैं, वो कहते हैं इतना मारब कि सब भूल जाए तुमका, जो है डॉक्टर को कह रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जब होंगी तो इसमें कैसे कहा जाए क्या हुआ? जो अच्छा सर, एक घटना कानपुर की है। कानपुर में एक अखिलेश दुबे का एक कांड पकड़ा गया है और उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं
कि वो लोगों को पॉक्सो एक्ट में फंसा के उसके बाद ब्लैकमेल किया करते थे। उनके खिलाफ बड़ी मुश्किल से एफआईआर हुई और एफआईआर कराने वाले शख्स ने बताया कि गया तो पता चला कि एक एडीजी साहब नहीं चाहते थे कि उस पर एफआईआर हो और उस मामले में एक दरोगा को, इंस्पेक्टर को, सभाजीत मिश्रा को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किया गया तो सभाजीत का बयान है कि साहब मेरा क्या दोष है, मैंने तो एक आईपीएस के कहने पे ऐसा किया था, उस आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भैया कानपुर कांड की अगर ढंग से जांच हो जाए तो भाजपा की पूरी पोल खुल जाएगी, भाजपा एक राजनीतिक दल निकलेगी, बल्कि एक संगठित गिरोह टाइप का निकलेगा भाजपा का मामला। उस पे आपने कुछ लिखा भी था फेसबुक पोस्ट पे। हाँ, वो मैंने यही लिखा था, लेकिन ये भी वही है मामला कि पुलिस करे तो क्या करे। अभी कुछ दिन पहले एक महिला डिप्टी एसपी कांवड़ियों के सेवा कर रही थी, तो उसमें जब कंट्रोवर्सी हुई तो उसने कहा, वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था हमको, तो वरिष्ठ अधिकारियों कहने पे क्या कांवड़ियों के पैर दबाए जाएं खाली, या अपराधियों की मदद की जाए, क्या किया जाए, यही लोग समझ नहीं पा रहे हैं पुलिस के अधिकारी। और मैंने जो अखिलेश दुबे कांड पे लिखा था वो इसलिए लिखा था कि पुलिस के कुछ अधिकारी जो हैं, अधीनस्थ अधिकारी, वो घूम फिर करके अपने प्रिय जिलों में जमे रहते हैं, जहां पर आर्थिक गतिविधियां, ठेकेदारी टाइप गतिविधियां जहां ज्यादा होती हैं, वो लोग वहीं रहते हैं, वो विशेषज्ञ हो जाते हैं उसके। जैसे कुछ लोग नोएडा के विशेषज्ञ हो गए हैं, कुछ लोग गिट्टी पत्थर में महोबा और हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट इसके विशेषज्ञ हो गए हैं, कुछ लोग जमीन जायदाद में कानपुर, आगरा, नोएडा, मेरठ, इलाहाबाद के विशेषज्ञ हैं, वहीं रहते हैं। कुछ गैंग ऐसे हैं जो गोहत्या के लिए गाय पार कराते हैं, तो वो सैयद राजा तक पूरा जीटी रोड पकड़ के रहते हैं, वो उससे कहीं जाते ही नहीं बाहर। तो और ये सब काम जो है अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी उनको पोस्ट करते हैं वहां पर, जबकि एक नीति बनी हुई है सरकार की कि कोई भी इंस्पेक्टर 5 साल से ज्यादा जिले में नहीं रह सकता, सब इंस्पेक्टर 6 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। इस तरह सिपाही, हेड कांस्टेबल सभी की नीति बनी हुई है, लेकिन वो हटाए ही नहीं जाते हैं, घूम फिर के वहीं रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, आपको याद हो, कुछ दिन मेरे ख्याल में कई साल हो गए उसको, एक कांड हुआ था, एक व्यापारी ने, पत्थर व्यापारी ने आत्महत्या कर ली पुलिस के एसपी के उत्पीड़न से तंग आके महोबा में। एसपी उसमें जेल गए, बहुत दिन तक फरार रहे। कई दरोगा सिपाही उसमें निकले मामले में। एक दरोगा सिपाही के पास 2 डंपर थे, जो डंपर 50-60 लाख रुपए का आता है। ये पैसा आ कहां से गया? वो दरोगा, वो सिपाही घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। बहुत ज्यादा कहीं दबाव पड़ा तो हमीरपुर से महोबा चले जाएंगे, महोबा से बांदा चले जाएंगे, रहेंगे, वो गिट्टी पत्थर छोड़ते नहीं वो लोग। आप इसकी देख लीजिए। तो ये कानपुर तो खैर विशेष रूप से, कानपुर, नोएडा तो विशेष रूप से कुख्यात हैं पुलिस की नेक्सस बन जाने के लिए जो है। और ये अभी नहीं है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। जब मैं डीजीपी था तो मैंने नोएडा से बहुत इंस्पेक्टरों को हटाया था, तो एक आध इंस्पेक्टर तो उसमें रिटायरमेंट लेके चले गए, वो नोएडा छोड़ना नहीं चाहते हैं। और उसमें तमाम नेतागण, वरिष्ठ अधिकारी नोएडा के सब सिफारिश कर रहे थे, अब इनको यही रहने दिया जाए। तो ये एक बड़ा तगड़ा क्रिमिनल पुलिस और अधिकारियों का और नेताओं का नेक्सस बना हुआ है, और इसको तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो सर, जैसे नोएडा में आपने ट्रांसफर किया, तो क्यों आपके ऊपर दबाव नहीं पड़ा कि आप तो बता रहे इंस्पेक्टरों ने वीआरएस तक ले लिया, मतलब नौकरी तक छोड़ दिया आपने नोएडा से ट्रांसफर कर दिया? तो मैंने ऐसा क्या, ऐसा क्या है नोएडा में? वरिष्ठ अधिकारी नोएडा अथॉरिटी के सब दबाव डाल रहे थे, सिफारिश कर रहे थे, लेकिन हमें चूंकि काम करने की छूट थी मेरे दौरान सरकार से, तो मैंने किसी का नहीं रोका ट्रांसफर जो है। तो ये तो नोएडा देखा कि एक आध इंस्पेक्टर ऐसे थे जो वहां से हट के आए और उसके बाद जो है वो अधिकारियों से मिली भगत करके वो मथुरा पहुंच गए। अच्छा, ओहो, जाते नहीं, तो उनको भी हटाना पड़ा। मतलब ये सब बड़ा देखना पड़ता है इसको जो है। मैंने इसमें पूरा सुझाव एक बार दिया था कि ये ट्रांसफर पॉलिसी थोड़ा और क्लियर करके बनाई जाए और इसको 100% इसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाए, 100%। इसमें कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये छूट वही अवांछनीय अधिकारी लेते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और इसको प्रमोट करते हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। ऑफ कोर्स
नेताओं का दबाव रहता है उन पे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अधिकारियों का भी भ्रष्ट इंटरेस्ट होता है उसमें। कई अधिकारी तो ऐसे वरिष्ठ अधिकारी बन गए हैं कि वो तबादले में जाते हैं तो अपने पुराने जिले से सब इंस्पेक्टर ले आते हैं वहां से, जैसे कि वो उनके अलावा कोई कुछ काम ही नहीं कर सकता। अच्छा, वो पूरी अपनी टीम लेके चलते हैं अधिकारी जो है, तो ये इसको करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो अपराध हो, नेक्सस नहीं कभी टूट सकता। जो है अगर सरकार तोड़ना चाहती है तो उसको मिनिमम ये करना है कि ट्रांसफर पॉलिसी को 100% लागू करें। और ये ट्रांसफर पॉलिसी पुलिस अधिकारियों में, एसडीएम्स में, एडीएम्स में, डीएम्स में भी सब में लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये खनन का और जमीन का सारा धंधा ही चलता है डीएम और एसडीएम से लेकर के। पुलिस वाले तो उसमें खामखा अपने दबंगई में पुलिस वाले घुसे रहते हैं, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है इसमें, लेकिन वो मानते नहीं है पुलिस वाले, कुछ ना कुछ करने को घुस पड़ते हैं जाते। तो मैंने बहुत प्रयास किया था अपने टाइम पे कि पुलिस कोई माइनिंग में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन ये बड़े अधिकारियों से लगा करके वो पुलिस को उन्होंने कमेटी बनवा ली, उसमें रखवा लिया कि साहब वो सीओ भी रहेगा माइनिंग कमेटी में। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई सीओ की ना तो ट्रेनिंग है उसकी, ना उसे कोई अधिकार है माइनिंग लॉ में, आप उसको रख क्यों रहे हैं? वो लोग मानते नहीं बिना पुलिस को शामिल किए हुए। पुलिस के बिना जो है वो क्रिमिनलिटी नहीं आती है और रिश्वत के रेट नहीं बढ़ते हैं। आपको आश्चर्य होगा आलोक जी कि कुछ साल नहीं, मेरे ख्याल में 10-15 साल हो गए, गैर कानूनी या बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराना या मरम्मत कराना दस्तंदाजी जुर्म बना दिया गया यूपी में, ताकि पुलिस वाले हस्तक्षेप करें उसमें और फिर पैसा कमाएं। लिहाजा पुलिस वाले फिर वो उन स्थानों पे पोस्टिंग के लिए जोर लगाने लगते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ये इतना ज्यादा इसका प्रभाव हो गया है कि मुझसे तो एक बार एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा कि साहब मेरे मकान में मुझे बेसमेंट नहीं खोदने दे रहे हैं पुलिस वाले। तो मैंने जब जिलाधिकारी से कहा कि साहब आप क्यों नहीं खोदने दे रहे हैं, तो जिलाधिकारी मुझसे कहते हैं साहब उनसे कहिए वो परमिट ले लें हमसे खोदने का। अब अपने घर में बेसमेंट खोदना है, नींव खोदनी है तो परमिट लेनी पड़ेगी जिलाधिकारी से। और जब आपने उसको जबरदस्ती इन्वॉल्व कर लिया इसमें तो पुलिस वाले क्रिमिनलिटी करेंगे। आप अपने घर के सामने कभी अगर आपका अपना मकान हो तो एक ट्रॉली गिट्टी डलवा के देख लीजिए, अगले दिन पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, एलडीए वाले पहुंच जाएंगे, चाहेंगे तो कार्रवाई करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे। तो एक्चुअली ये बात बहुत व्यापक हो चुकी है, इसमें इतना आसानी से इसको जो है हल्के में इसको नहीं लिया जाना चाहिए। सर ये एक बात ही समझ में आ रही है जो आप बता रहे हैं कि कानपुर और नोएडा में इंस्पेक्टर जमे रहते हैं, उनका ट्रांसफर कर दीजिए तो फिर वापस चले आते हैं। तो क्या मतलब ऐसी कौन सी चीज है कि कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की है, ये पुलिस के इस नेक्सस को क्यों नहीं तोड़ पाती है? तो कहीं ना कहीं नेताओं का भी इनके ऊपर हाथ रहता होगा। नेताओं का खाली हाथ नहीं है, नेताओं की मिलीभगत है इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, इसको हाथ भर से काम नहीं चलता इन चीजों का। जो है भाई क्यों हाथ कोई रखेंगे? कोई इतने दयालु तो है नहीं है लोग जो है कि पुलिस पे हाथ रखे रहेंगे। पुलिस से नाजायज लाभ लेते हैं और फिर पुलिस को नाजायज बचाते हैं। बहुत सिंपल काम करते हैं, तो गलत काम करेंगे आपको बचाएंगे।